मीडियास्किट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज जो हमारा टारगेट होने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की वन शॉट वीडियो की, यानी कि आज हम यूनिट नंबर 5 को यहां पर एक ही कंप्लीट वीडियो में खत्म कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि अभी तक आपके नए सिलेबस में 5 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, तो उन सभी पांचों पेपर्स के जो भी यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन बने हैं वो सब हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या अपनी क्लासमेट की भी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर, जिसको भी नीड होगी वहां से वो वीडियो का हेल्प ले सकता है। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलरेडी हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी यूनिट का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल यहां पर समय वेस्ट नहीं करना है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर उसके बारे में बता सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरीके का पढ़ाई से संबंधित आपको कोई भी सजेशन हमसे चाहिए, कोई भी गाइडेंस अगर हमसे चाहिए तो आप इस पर बेहिचक आराम से व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं आज की यूनिट नंबर 5 की वन शॉट वीडियो की। और अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के पहले सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 वॉट कैरियर पावर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 90%, कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि मॉड्यूलेटेड वेव में टोटल पावर कितनी चाहिए होगी वो यहां पर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है और सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले सीक्वेंस वाइज उसमें जो जो चीजें दी हुई हैं वो आप लिख कर चलें। तो सबसे पहले इसमें आपको कैरियर पावर दिया गया है, तो आप लिखेंगे गिवन दैट, जो आपको दिया हुआ है वो आप यहां पर लिख लेंगे PC इज इक्वल टू 500 वॉट। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। और दूसरा दिया हुआ है मॉड्यूलेशन टू डेप्थ ऑफ 90%। इसका मतलब क्या है, ये आपका बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है, आपको लैंग्वेज घुमाकर दे दी, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स ना बोलकर उसने मॉड्यूलेटेड टू द डेप्थ बोल दिया है 90%। तो दैट मींस ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में तो इट बिकम्स 0.9। ऑब्वियसली 100 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आगे पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल पावर, तो P टोटल आपसे पूछा गया है, तो बस यही आपको करना है। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिखेंगे वी नो दैट, आप जानते हैं क्या, जो आपसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला। वी नो दैट P फॉर टोटल पावर आपका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू PC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। PC आपको दिया हुआ है 500 वॉट ब्रैकेट 1 प्लस म्यू की वैल्यू दी हुई है बेटा 0.9, इसका कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, खुद से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके देखेंगे। कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल के आंसर में कोई समस्या आपको लगती है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि जब कोई और दूसरा बच्चा वीडियो देखे तो वो गलत आंसर को रिकॉल ना कर ले। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 702.5 वॉट। तो दैट मीन्स जो टोटल पावर यहां पर आएगी, जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगी 702.5 वॉट। और यही आपसे पूछा गया था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल और थ्योरी और डेरिवेशन सारी चीजें बहुत आसानी से सिंपल लैंग्वेज में बताई जाएंगी। ठीक है, और आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा इन वीडियोस को देखकर कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2022-23 सेमेस्टर फर्स्ट में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 20 sin 2 pi into 500t is used to amplitude modulated a carrier of 40 sin 2 pi into 10 to the power 5t। then calculate करना है आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइडबैंड, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, और टोटल पावर डिलीवर टू द लोड जब आपका 2 किलो ओम का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या क्या आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या आपको गिवन है बेटा, तो गिवन दैट में सबसे पहले आपको दिया हुआ है मैसेज सिग्नल, यानी कि MT आपको दिया हुआ है 20 sin 2 पाई इंटू 500t। वहीं पर आपको कैरियर सिग्नल दिया हुआ है CT इज इक्वल टू 40 sin 2 पाई इंटू 10 to the power 5t।
ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे पहले, तभी आपको कुछ पैरामीटर्स यहां से मिल जाएंगे। तो हमें पता है मैसेज सिग्नल क्या होता है, mt इज इक्वल टू, ये होता है am साइन 2 पाई fmt, इज दैट क्लियर। और वहीं पर कैरियर सिग्नल ct क्या होता है बेटा, ac साइन 2 पाई fct, इज दैट क्लियर। तो यहां से आप जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी देखने को, am आपको मिल जाएगा 20, वहीं पर fm मिल जाएगा आपको 500, ठीक है, fm आपको 500 मिल जाएगा और ये हर्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। ac की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 40 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिग्नल्स आपको दिए हुए हैं तो इनको आप वोल्ट बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड है यहाँ पर। और एफसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स जो आपको दो सिग्नल दिए हुए हैं, कैरियर सिग्नल और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उनकी हेल्प से हमने ये वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट वाले पार्ट में आपको लोड भी दिया हुआ है, यानी कि आर की वैल्यू 2 किलो ओम दी हुई है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ओम में तो ये हो जाएगा 2000 ओम, इज दैट क्लियर। तो सारे पैरामीटर्स जो जो हमें दिए हुए थे वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट की, जो उसने पूछा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो वी नो दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू इक्वल्स टू am अपॉन ac। इससे दूसरे भी फॉर्मूले होते हैं, आगे क्वेश्चन में हम ड्राइव भी करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में, तो वहां पर आपको वो पता भी चल जाएगा, लेकिन जो पैरामीटर यहां पर दिए हुए हैं वही फॉर्मूला हमें यहां पर यूज कर लेना है। तो am अपॉन ac, am आपको दिया हुआ है बेटा 20, ac आपको दिया हुआ है 40। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यू गेट 0.5, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की। दो साइड बैंड होते हैं, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड होती है fc प्लस fm। दोनों वैल्यूज आपके पास है, वैल्यू पुट करेंगे, fc की वैल्यू है बेटा 10 टू द पावर 5 प्लस fm की वैल्यू है आपकी 500। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे, देन यू गेट 100 500 हर्ट्स। और अगर किलो हर्ट्स में आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 100.5 किलो हर्ट्स, ठीक है, सॉरी किलो हर्ट्स। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड आपको मिल जाएगी। वहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है fc माइनस fm बिट। तो ये fc माइनस fm करेंगे 10 टू द पावर 5 माइनस 500, देन यू गेट 99500 हर्ट्स। अगर आप इसको किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट बिकम्स 99.5 किलो हर्ट्स, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ है बेटा, आप खुद से भी पहले कैलकुलेशन करके देखेंगे, पता चला यहां पर कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर से ही गलती कर रहे हैं तो एग्जाम में आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस आप जरूर करके जाएं यहां से, ठीक है। हमने दो चीजें निकाली हैं, तीसरे में एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड पूछा गया है। अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड की बात करें तो थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, तो मैंने साइड बैंड ही यहां पर लिख दिया है, और ईच साइड बैंड का मतलब यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बैंड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड, जो कि दोनों का इक्वल ही होता है, वो यहां पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। वो फॉर्मूला होता है म्यू ac/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या होती है, म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.5, ac की वैल्यू आपको दी हुई है 40, आप पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप पार्ट नंबर थर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्योंकि हमने वोल्टेज इसकी यूनिट ले ली है तो V आप यहां पर लिख देंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपसे बैंडविड्थ पूछा गया और बैंडविड्थ का हमें पता है क्या होती है, f फॉर अपर साइड बैंड माइनस f फॉर लोअर साइड बैंड, ठीक है। और ये क्या आता है, ये आता है बेटा 2fm। जब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो आपके पास fm की वैल्यू आई हुई है, जो कि हमने क्वेश्चन से ही पता की थी, तो वो है आपकी 500। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स द 1000, और आप इसको किलो हर्ट्स में भी लिख सकते हैं तो वो 1 किलो हर्ट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया है। अगर हम बात करें यहीं पर फिफ्थ पार्ट में, तो फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है पावर, टोटल पावर जब 2 किलो ओम का लोड पर डिलीवर हो रही है, तो सबसे पहले हमें पीसी निकालना पड़ेगा टोटल पावर के लिए। तो पीसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैरियर के लिए जो पावर हमें नीड चाहिए वो होगा बेटा फॉर्मूला AC²/2R, ठीक है, AC²/2R। AC की वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू है हमारे पास 40, उसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, और R की वैल्यू है हमारे पास 2000 हर्ट्स, तो आपका ये हो जाएगा 1600 अपॉन ये हो जाएगा 4000। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी बेटा 0.4 वाट।
देखिए आप खुद से भी बेटा कैलकुलेट करके देखेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन, कहीं पर भी किसी भी आंसर में किसी भी पॉइंट पर कहीं पर आंसर आपका चेंज आता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैरियर पावर आ गई है, अगर वो सेपरेटली कैरियर पावर पूछता तो भी आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा है उसने टोटल पावर, तो P4 टोटल क्या है, वो होता है फॉर्मूला PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर देंगे तो PC की वैल्यू 0.4 ब्रैकेट 1 प्लस म्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 यहां पर हम कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपको 0.4 मिलेगा और इसको आप जब सॉल्व आउट करेंगे तो यहां पर 2 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25, दैट मीन्स 2.25 आपको यहां पर मिलेगा और डिवाइडेड बाई 2 आपका ये हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे देन यू गेट 0.45 वॉट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पांचों पार्ट्स में जो जो चीजें पूछी गई थी वो 1 बाई 1 हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके न्यूमेरिकल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के न्यूमेरिकल बेटा उसमें कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और फिर सीधी वैल्यूज आपको वहां पर पुट करते चले जाना है, सारी वैल्यूज आपकी निकलती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेस्क्राइब AM मॉड्यूलेटर विद एडिक्वेट डायग्राम, यानी कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो है उसको विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड डायग्राम एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आपसे पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के पहले सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है वो यहां पर देख लेते हैं। तो दो पार्ट्स हैं आपके, पहले में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बताना है, दूसरे में आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम बता देना है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 7 नंबर में तो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन चूंकि दोनों पार्ट पूछे गए हैं तो आपको ज्यादा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दोनों पार्ट 7 नंबर में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है अगर आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, इन क्वेश्चंस को लाने का मोटिव जैसे फिजिक्स में था वैसे ही हमारा बेटा यहां पर भी है कि आपको एक तो क्वेश्चन का नेचर पता चलता है और दूसरा आपको उसमें लिखना कितना है, एक्सप्लेन किस तरीके से करना है वो भी आपको क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि AM मॉड्यूलेटर होता क्या है। तो AM मॉड्यूलेटर यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की यहां पर बात की जा रही है। तो एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर इज ए सर्किट दैट मिक्स ए मैसेज सिग्नल, जिसको आप अपना मैसेज सिग्नल डिलीवर करना है, चाहे वो वॉइस हो, म्यूजिक हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक योर वॉइस और म्यूजिक विद ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। आप उसको मिक्स करते हैं विद ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ, लाइक ए रेडियो वेव, यानी कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेडियो वेव है, सो दैट द मैसेज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर। मोटिव क्या है, आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना ही आपका AM मॉड्यूलेटर का काम होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम इसको जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में समझें तो मैसेज सिग्नल क्या है, आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कैरियर सिग्नल क्या है, आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और AM सिग्नल क्या है, दोनों का रिजल्ट होता है। द रिजल्ट इज सिग्नल दैट कैरी योर मैसेज एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना, जिसको हम एंटीना की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक पता चल गया होगा AM मॉड्यूलेटर क्या है, और इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वेवफॉर्म आपको दिख रही है बेटा, जैसे आप माइक्रोफोन की हेल्प से बोलते हैं तो आपको किस तरीके से सिग्नल डिलीवर होगा, क्या क्या वहां पर प्रोसेसिंग होती है वो यहां पर बताया गया है, पूरा प्रोसेस जो अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा है। देखिए यहां पर ये माइक्रोफोन लगा हुआ है जिसको आप ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, यानी कि ये आपके वॉइस को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपका सिग्नल आगे बढ़ रहा है जैसे ही आपने माइक्रोफोन से ट्रांसमिट किया, यानी कि ट्रांसड्यूसर से आपने सिग्नल को पास करा है, ठीक है। आगे लगा हुआ है मिक्सर। मिक्सर में 2 सिग्नल यहां पर आएंगे, जिसको आप एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल कह रहे हैं, इनपुट सिग्नल कह रहे हैं, ठीक है। वहीं पर दूसरा ऑस्किलेटर से आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसको आप कैरियर सिग्नल बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दोनों मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिक्सर में जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। जैसे आप किसी चीज का जूस बनाते हैं ना, या शेक बनाते हैं, अब गर्मियों का समय चल रहा है तो आप जैसे शेक बनाते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, तो आप क्या करते हैं, बनाना डालते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, तो वो एक आप उसको नाम देते हैं मिक्सर। तो वो क्या करता है, एक से ज्यादा जो आपके आइटम है उनको मिक्स कर देता है। तो वैसे ही यहां पर एक से ज्यादा सिग्नल, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स करने का काम कर रहा है मिक्सर। तो अब आपको जो AM आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा, आपके पास कैरियर मैसेज सिग्नल कैसा था, ऐसा था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है।
अब उसको आप फर्दर एम्पलीफाई करके एंटीने के थ्रू क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसमिट कर देंगे। यही आपका पूरा प्रोसेस होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जो सिग्नल आपको भेजना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप इस डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट में, डायग्राम की हेल्प से जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। वहां पर एग्जामिनर डायग्राम से ही आपको एनालाइज कर लेगा कि आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाकर आने, ठीक है। चलिए अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि ये जो डायग्राम है ये भी एक रियल लाइफ का ही डायग्राम आपको यहां पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे इमेजिन यू आर इन ए कंसर्ट एंड यू वांट टू होल ऑडियंस टू हियर यू, मतलब आप एक बहुत बड़े कंसर्ट में यानी कि बहुत बड़ी एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं जहां पर 400 500 या 1000 बंदे आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी वॉइस एंड ऑफ द जो पर्सन है वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है अगर इतनी ज्यादा ऑडियंस है। तो व्हाट यू आर योर वॉइस अलोन इज नॉट लाउड इनफ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है अगर एक मैदान में कोई सभा हो रही है, भाषण हो रहा है, तो उसमें भी नेता लोग क्या करते हैं, माइक की हेल्प से अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द पर्सन तक आवाज क्लियर चली जाए, साफ मैसेज पहुंच जाए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू यूज ए माइक जिसमें आप मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे एंड कनेक्ट टू द लाउड स्पीकर, और आप उसको लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर देंगे। इट बिहेव लाइक ए कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो द स्पीकर कैरीज योर वॉइस फार एंड वाइड, स्पीकर क्या करेगा, आपकी वॉइस को कैरी करके ले जाएगा और दूर तक लेकर जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो माइक एज ए मैसेज आपका काम कर रहा है, स्पीकर एज ए कैरियर काम कर रहा है, और एम्पलीफायर जो भी उसमें लगे हुए हैं आवाज जिससे आप घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वो एज ए एएम मॉड्यूलेटर आपका काम कर रहा है। तो इस तरीके से इस सिंपल एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर एएम मॉड्यूलेटर के ब्लॉक डायग्राम की मैं बात करूं तो सिंपल एक तरफ से इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल आपका जाएगा, ठीक है, जिसको आप बेस बैंड सिग्नल भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं तो इन पर भी आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके मैसेज सिग्नल की जगह वो बेस बैंड सिग्नल भी यूज कर सकता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी यूज कर सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपका एएम मॉड्यूलेटर लगा हुआ है जिसको अभी आपने यहां पर मिक्सर नाम दिया हुआ था। उस एएम मॉड्यूलेटर पर एक तरफ से मैसेज सिग्नल आ रहा है, दूसरी तरफ से कैरियर सिग्नल आ रहा है। कैरियर सिग्नल आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। जब ये दोनों इस एएम मॉड्यूलेटर से पास होंगे देन यू गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका मैसेज सिग्नल ही होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, उसी को आप मैसेज सिग्नल कहते हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो है जो आपको एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, यानी कि एएम मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिला है वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है, ठीक है। अब आगे आपका आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका काम उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का है, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो जाता है किसका, एएम मॉड्यूलेटर का, ठीक है। आई होप यहां तक बहुत अच्छी सी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें हम तो आप यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे बेटा, ये आपका कैरियर सिग्नल है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द कैरियर सिग्नल क्या है, लो है, ठीक है। अब जब ये दोनों सिग्नल आपके मिक्सर पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिक्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब मिक्सर क्या करेगा, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को शिफ्ट कर देगा। बस आप इस वेवफॉर्म को देखिए और जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है बेटा इसको कट करते चले जाइए, बस यही आपका एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो अगर मैं इस शेप को नीचे फाइनली दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके का आपको वेवफॉर्म देखने को मिलेगा जो कि एएम मॉड्यूलेटेड वेव कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप ब्लॉक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से भी मैंने आपको समझा दिया है और इस वेवफॉर्म की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सर में किस तरीके से आपका सिग्नल मिक्स होता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अगर मैं इसके वर्किंग की बात करता हूं एएम मॉड्यूलेटर की, तो कैरियर वेव क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव है जो यूज होती है एज ए कैरियर। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको आप ऑडियो कह रहे हैं, वीडियो कह रहे हैं, मैसेज कह रहे हैं, जो भी आपको डिलीवर करना है इज अप्लाई टू द मॉड्यूलेटर, ठीक है। वहीं पर मॉड्यूलेशन का काम क्या है, मॉड्यूलेटर चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो इस वेवफॉर्म में भी आप ऐसा ही देख रहे हैं ना बेटा, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव विल वेरी टू मिमिक द शेप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की शेप लेने के हिसाब से वो वेरी हो जाता है, ठीक है। वहीं पर एएम सिग्नल की बात करें, द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर इज एन एएम signal with the same frequency as the carrier but with the amplitude change that reflect the modulating signal। यानी कि AM सिग्नल वो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम एज इट इज कैरियर सिग्नल की तरह रहेगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो आपका मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होकर शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो वर्किंग स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट था बेटा वो आपका क्लियर हो चुका है।
अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट में, जो आपसे कम्युनिकेशन के एलिमेंट पूछे गए थे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। उसका ब्लॉक डायग्राम आपका ये रहा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2 है ना, उसका आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले हमने एम मॉड्यूलेटर डिटेल में पढ़ लिया है। अगर सेपरेटली वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में 7 नंबर में, तो इतना आप लिख कर आएंगे, वेवफॉर्म डायग्राम अच्छे से बना कर आएंगे, तो डेफिनेटली 7 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मैटर है, ठीक है। इनफ है, आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं, बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो एक ट्रांसमीटर होता है बेटा, एक चैनल होता है जिसके माध्यम से हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, और दूसरा होता है रिसीवर। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब इन्हीं एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक कर लिया जाता है, जैसे सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैनल हमने यूज किया है या जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसमीटर का काम है आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करना, जैसे कि अभी हमने आरएफ एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई करके सिग्नल को एंटीने तक पहुंचाया है। अब एंटीने की हेल्प से आपका यूज होगा चैनल। आप वायरली उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, वायरलेस ट्रांसफर करना चाहते हैं, अब उस चैनल में कुछ पार्ट ऑफ नॉइज भी ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर रिसीवर पर हम उसको रिसीव कर लेते हैं। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जाता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर, जो कि अब रिसीवर पार्ट आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो देखिए, ये रिसीवर पार्ट हो गया, ये ट्रांसमीटर पार्ट है, और बीच में आपका चैनल आ गया है, ठीक है। अब ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर इसका जस्ट उल्टा काम करेगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल जो सिग्नल था उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जहां पर उसको पहुंचना था वहां पर उस डेस्टिनेशन पर आपके सिग्नल को पहुंचा देगा। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो जाता है जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। क्लियर? आई होप ब्लॉक डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे, हर एक बॉक्स आपको क्लियर होगा। तो अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है, ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम के पहले बॉक्स की बात करें, इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि एक ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रहता है, जैसे कि पर्सन जो भी हम बोल रहे हैं या मैं भी जो बोल रहा हूं, वो एक तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स है, यानी कि जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। कंप्यूटर हो गया जो कि डेटा को जनरेट कर रहा है, कैमरा हो गया जो कैप्चर कर रहा है इमेज को, तो ये सब इंफॉर्मेशन सोर्स है बेटा, ठीक है। वहीं पर आगे बात करें इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैसेज इज नॉट ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को, जैसे कैमरा कैप्चर कर रहा है इमेज को, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है डेटा को, मैं बोल रहा हूं, ये सब क्या है, ये एक इनकी पर्टिकुलर फॉर्म है, तो इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। द इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी प्रोसीड, आगे जिसको प्रोसीड कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखा था, माइक्रोफोन, यहाँ पर कैमरा है, कैमरे के लिए इमेज जो है वो एक कैप्चर जो कर रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लिया है उसने, कीबोर्ड हो गया है ना, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर की। आगे बात करते हैं हम ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर से आपको पता ही चल रहा है नाम से, ट्रांसमीटर प्रिपेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन। अगर एम्पलीफिकेशन की जरूरत है तो वो उसको एम्पलीफाई कर लेगा, मतलब उसको प्रिपेयर कर रहा है, वो ट्रांसमिट करने के लिए तैयार कर रहा है, ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। जैसे सपोज आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस आपको किसी भी अपने आर्टिकल को क्या करना है, पोस्ट करना है, तो आप तो वहां पर दे आए, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए तैयार करता है पोस्ट ऑफिस। उस पर जो भी उसको चीजें लगानी होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर पेस्ट करनी होती है, वो सब आपकी वहां पर की जाती है, तो वो उसको प्रिपेयर करता है ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। दिस में इन्वॉल्व द मॉड्यूलेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें मॉड्यूलेशन वो करता है, सिग्नल को मिक्स कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, एम्पलीफाई करता है, शेपिंग करता है सिग्नल की टू चूज द चैनल के हिसाब से। तो ये काम है किसका, ट्रांसमीटर का। क्लियर हुआ? तो ये जो ट्रांसमीटर सेक्शन था, ये 3 पार्ट्स उसके हो जाते हैं। आई होप 1 बाय 1 सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आगे बात करते हैं चैनल, जिसकी हेल्प से हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल ट्रेवल्स सच एज वायर, रेडियो वेव्स एंड द ऑप्टिकल फाइबर्स। किसी भी तरीके का आपका चैनल आप यूज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे आता है रिसीवर। अब आपका रिसीवर पार्ट शुरू हो जाता है, जो थर्ड एलिमेंट है। तो द रिसीवर रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो ट्रांसमिट किया था सिग्नल विद द हेल्प ऑफ चैनल, उसको रिसीव कर लेता है। इट में इन्वॉल्व द डीमॉड्यूलेशन। अब यहां पर डीमॉड्यूलेशन होगा। ट्रांसमीटर सेक्शन पर क्या हुआ था, मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ था, यहां पर डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, मतलब सेपरेट किया जाएगा मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से, और एम्पलीफिकेशन एंड फिल्टरिंग उसमें की जाएगी, ठीक है। आगे आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, उसको हमने क्योंकि इनपुट ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, है ना। द आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। सच एज ए स्पीकर कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द साउंड। जैसे
कोई एक स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड की फॉर्म में, तो इट बिहेव लाइक एज आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इज दैट क्लियर? और लास्ट जो बचता है वो है डेस्टिनेशन, जहां तक आपको अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, तो वो है आपका डेस्टिनेशन। दिस इज द फाइनल रिसेप्शन ऑफ द मैसेज हु कैन बी ए पर्सन और ए डिवाइस। जहां तक आपको सिग्नल को, जहां तक आपको इंफॉर्मेशन को पहुंचाना था, वो आपका डेस्टिनेशन पार्ट हो जाता है। तो आई होप कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, ब्लॉक डायग्राम और हर एक ब्लॉक के बारे में आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके पार्ट वाइज पूछे गए हैं। अगर सेपरेटली भी आपसे पूछा जाता है तो इनफ है ये सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेन द सैटेलाइट एंड रडार सिस्टम यूजिंग द प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम। यहां पर भी दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से दोनों टाइप्स बताने की, क्योंकि यहां पर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली गई हैं, तो आपको पूरा डीपली बताने की जरूरत यहां पर नहीं रहेगी बेटा। लेकिन मेरा मोटिव यह है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा इस कम समय में आप तक डिलीवर कर सकूं वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा याद करेंगे, ऐसा नहीं कि वो 100% आपका वहां पर याद रह जाए, कुछ आप भी वहां पर स्किप करेंगे, मिस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अच्छे से, आराम से, तसल्ली के साथ, समय देकर पढ़ाई करते रहें, आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं बेटा, तो पढ़ने में टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा और देखा, याद हो जाए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। टाइम तो आपको देना पड़ेगा और उसके लिए पेशेंस बनाना के रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी दो पार्ट हैं, पहले सैटेलाइट को समझेंगे बहुत अच्छे से, फिर रडार को समझेंगे बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो अगर मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, तो सैटेलाइट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी सैटेलाइट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रांसमिट और रिसीव करती है सिग्नल को। मतलब कहने का यह है, आप अगर थोड़ा बहुत न्यूज या टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, क्योंकि बीटेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप टेक्नोलॉजी से आपका रिलेशन बन भी जाएगा, है ना। तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या की जाती है? स्टेबल की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है ना। फिर उसी ऑर्बिट से पता चलता है कि ये किस तरीके की सर्विस हमको प्रोवाइड कराएगी, तो वहां से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है, ठीक है। व्हाइल अ रडार सिस्टम यूज द रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट एंड मेजर द ऑब्जेक्ट। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेटा, रडार जो होता है वो रेडियो वेव की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर या डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ए सैटेलाइट सिस्टम्स ब्लॉक डायग्राम इंक्लूड द सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, एंटीना, ट्रांसपोंडर्स, यानी कि ये एक सैटेलाइट के ब्लॉक डायग्राम में इन्वॉल्व रहते हैं। एक सैटेलाइट होगी, एक ग्राउंड स्टेशन होगा ट्रांसमीटर एंड पर, एक रिसीविंग एंड पर भी होगा जहां पर हमें रिसीव करना है सिग्नल, एंटीना होगा जिसकी हेल्प से हम ये प्रोसेस करेंगे, और एक ट्रांसड्यूसर होगा, जैसे कि अभी हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर पढ़ा है, इसको आप ट्रांसपोंडर बोल रहे हैं ना। वहीं पर रडार के सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, एक एंटीना होता है और एक सिग्नल प्रोसेसर होता है जो सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए हैं कि ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीजें यहां पर इन्वॉल्व रहने वाली हैं, सैटेलाइट का क्या काम है और रडार का क्या काम है, ठीक है। अब वन बाय वन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, तो ये आपको वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये आपका पहला अर्थ स्टेशन है जहां से आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, इसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये एंटीना लगा हुआ है बेटा। जहां से आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एक अपलिंक कहलाता है, मतलब आप ये कह सकते हैं ग्राउंड नीचे है और सैटेलाइट जो है वो ऊपर की तरफ है। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल भेजेंगे तो अप लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि आप सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचा सकें। अब जब सैटेलाइट डेस्टिनेशन तक सिग्नल को पहुंचाएगी तो आपका डाउन लिंक हो जाएगा, क्योंकि आपकी सैटेलाइट ऊपर है और सेकंड अर्थ स्टेशन जहां पर आपको सिग्नल को पहुंचाना है, भेजना है, ट्रांसमिट करना है, वो डाउन है, अर्थ पर है, तो उसको आप डाउन लिंक कह देंगे। और ये भी प्रोसेस किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीजें आपकी सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में रहती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप बात कर रहे होंगे ट्रांसपोंडर की, तो ट्रांसपोंडर आपका यहीं पर जो प्रोसेसिंग हो रही है दोनों तरफ, वो वहां पर आपका होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है सैटेलाइट का। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में टू वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ग्राउंड स्टेशन ट्रांसमिट करता है सिग्नल को टू द सैटेलाइट। पहले ग्राउंड स्टेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर दूसरे ग्राउंड स्टेशन की देखें तो सैटेलाइट से रिसीव करने का भी काम करता है ग्राउंड स्टेशन। सैटेलाइट क्या करती है? सैटेलाइट करती है सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, प्रोसेस करती है उसको, ट्रांसमिट कर देती है बैक टू द ग्राउंड और द अदर
सैटेलाइट्स, या तो ग्राउंड स्टेशन पर भेज देगी या सैटेलाइट्स पर वो ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटीना की। तो एंटीना का काम भी यही है कि ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल को उठाकर सैटेलाइट तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ द रेडियो वेव्स। इज दैट क्लियर? ट्रांसपॉन्डर का काम है ट्रांसपॉन्डर विद इन द सैटेलाइट एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट पर जब सिग्नल पहुंचा तो भाई इतने ज्यादा स्पेस को घूमकर या ट्रेवल करके जा रहा है आपका सिग्नल, तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर तो लॉस होगी ना, तो सैटेलाइट पर जाकर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, देन ट्रांसमिट कर दिया जाता है एंटीना की हेल्प से अर्थ स्टेशन पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चारों ब्लॉक्स आपको समझ में आ गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट के टू वे कम्युनिकेशन की। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, जब ये सिग्नल को एंटीने से सैटेलाइट तक भेज रहा है तो वो लिंक अपलिंक कहला रहा है, और यही सिग्नल आपका जब रिसीव हो रहा है यानी कि सैटेलाइट से एंटीने तक की हेल्प से स्टेशन तक पहुंचा रहा है तो वो डाउनलिंक हो गया। टू वे हो रहा है ना, देखिए इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, फिर उसका कंफर्मेशन मैसेज भी इसने फर्स्ट अर्थ स्टेशन को भेजा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो इसको आप टू वे कम्युनिकेशन कहेंगे। फर्स्ट अर्थ स्टेशन से सिग्नल गया, फिर सैटेलाइट की हेल्प से सेकंड अर्थ स्टेशन पर सिग्नल पहुंच गया। जब वो सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पर जा रहा है तो आप उसको डाउनलिंक कह रहे हैं। अब जैसे ही यहां पर स्टेशन पर सिग्नल पहुंचा तो इसने कंफर्मेशन दी, तो अब इस अर्थ स्टेशन के लिए आपका ये अपलिंक होगा जब एंटीने की हेल्प से सैटेलाइट तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, और इसका कंफर्मेशन मैसेज जब फर्स्ट अर्थ स्टेशन पर आएगा वापस तो वो आपका डाउनलिंक की हेल्प से आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया टू वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। चलिए अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि 2 नंबर में आपसे सेपरेटली एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है सैटेलाइट की, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं तो इंस्टॉलमेंट ऑफ द सर्किट्स आर इजी, यानी कि इतनी बड़ी कम्युनिकेशन को करने के लिए अगर हम सर्किट देखें तो वो इजी है। द इलास्टिसिटी ऑफ दिस सर्किट्स आर एक्सीलेंट, यानी कि सर्किट की जो इलास्टिसिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड। ऑब्वियसली बात है, यानी कि सैटेलाइट की हेल्प से ही आप अर्थ के हर एक कोने को कवर कर पाते हैं, जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटी पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई कंट्री है तो वो सैटेलाइट की हेल्प से ही सिक्योरिटी करती है। ठीक है, और द यूजर फुली कंट्रोल द नेटवर्क, और यूजर जो है वो नेटवर्क को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाते हैं आसानी से। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। 2 नंबर में अगर पूछी जाती है तो इनफ है 4 पॉइंट आपको लिखने के लिए। वहीं पर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो इनिशियली एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंसिव, यानी कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ही बहुत ज्यादा बजट चाहिए होता है, तो डेफिनेटली इसका जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होता है। देयर आर चांस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में आप पहुंचाना चाहते हैं वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, एंड द प्रोपोगेशन एंड इंटरफेरेंस की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप डिश टीवी देखते हैं घरों में, जब बारिश या मौसम ज्यादा खराब होता है तो आपके सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो दैट मीन्स वो प्रोपोगेशन या इंटरफेरेंस की वजह से ही आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। आई होप सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है उसका ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ गया है। 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन दोनों सैटेलाइट से आपको क्लियर हो गई हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है अगर सेपरेटली आपसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज या डिसएडवांटेज सैटेलाइट की वो लिखने को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सैटेलाइट के बारे में कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें पढ़ना है रडार कम्युनिकेशन। अब रडार कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, मैंने बताया था शुरुआत में कि रडार कम्युनिकेशन की हेल्प से या उसका जो काम होता है वो होता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना या फिर टारगेट को मेजर करना। तो वो किस तरीके से करते हैं, देखिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है और एक एंटीना लगा हुआ है। ये ट्रांसमीटर यहां से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, एंटीने की हेल्प से ये सिग्नल आगे बढ़ेगा। देखिए ये सिग्नल जा रहा है, ट्रांसमिटेड सिग्नल है। अब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल बेटा जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये बेटा जाकर जो भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा उससे जाकर ये टकराएगा। टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ये सिग्नल वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आने के बाद इस सिग्नल को एंटीने की हेल्प से रिसीवर रिसीव करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूटी चलती रहेगी, मतलब एक सिग्नल भेजा, फिर हमने दूसरा सिग्नल भेज दिया, फिर हमने तीसरा सिग्नल भेज दिया। कुछ टाइम बाद तो हम सिग्नल भेज रहे हैं तो ऐसे ये सिग्नल, पहला सिग्नल टकराया, फिर दूसरा सिग्नल जाकर टकराएगा बेटा, फिर तीसरा सिग्नल जाकर टकराएगा, तो उतने ही टाइम डिले के बाद ये सिग्नल वापस भी होते रहेंगे। तो जब रिसीविंग एंड पर सिग्नल रिसीव होगा तो यहां से हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। मतलब सपोज आप एक रूम में हैं, आपने एक रूम की दूसरे कोने की वॉल से
दीवार के पास खड़ा होकर एक गेंद फेंकी, दीवार पर टकराई और वो वापस आई आपके पास। फिर आप थोड़ा सा आगे आ गए, फिर बॉल फेंकी, फिर वापस आई, फिर थोड़ा और आगे आ गए, बॉल फेंकी, वापस आई। उसी स्पीड से अगर आप फेंक रहे हैं तो आप क्या देखेंगे बेटा, जब आप बॉल के पास जा रहे हैं जिस पे बॉल टकराकर आपके पास वापस आ रही है, तो वो जैसे जैसे आप पास जाएंगे वैसे वैसे जो बॉल टकराकर आपके पास आ रही है वो जल्दी पास आने लगेगी आपकी, है ना। अगर आप वही बॉल जिस दीवार पर आप बॉल फेंक रहे थे उससे दूर जाकर बॉल फेंकेंगे तो वो ज्यादा समय लेगी आपके पास आने में। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे दूर जा रहा है या आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। जैसे डिफेंस में अगर हम देखें तो कि हम पर दूसरा जो अगर कोई युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, हमें कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहा है। तो वो आप रडार की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं रेंज उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक इको सिग्नल लिखा हुआ है। इको सिग्नल बेटा वो होता है जैसे आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया तो रास्ते में बेटा पेड़ भी तो हो सकता है ना, तो पेड़ से टकराकर, बिल्डिंग से टकराकर आपका सिग्नल वापस आएगा। जब उससे टकराकर वापस आएगा तो आप कितने भी सिग्नल भेज लीजिए भाई, पेड़ भी वहीं पर स्थिर है, बिल्डिंग भी वहीं पर स्थिर है, तो क्या होगा कि वो टाइमिंग इक्वल आएगी हर बार। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो वो स्टेशनरी है, वहीं पर रुका हुआ है। इज दैट क्लियर? उसको आप इको सिग्नल कह देते हैं, एज ए नॉइज आप इसको कह देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर आपको समझा दिया है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें ब्लॉक डायग्राम में, तो ट्रांसमीटर है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, विद द हेल्प ऑफ एंटीना सेंड करता है रेडियो वेव की फॉर्म में, एंटीना की हेल्प से आप उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। एंटीना ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स एंड रिसीव इको फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट, जिससे टकराकर वो वापस आ रहा है ना। रिसीवर क्या करता है, रिसीव कर लेगा, ऑब्वियसली बात है। द रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उनको रिसीव करने का काम करता है। सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है, सिग्नल प्रोसेसर एनालाइज द रिसीव सिग्नल टू डिटरमाइन द लोकेशन, स्पीड एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सिग्नल प्रोसेसर क्या करेगा, एनालाइज करेगा जो सिग्नल हमने रिसीव किया है, उससे डिटरमाइन करेगा ऑब्जेक्ट की लोकेशन, स्पीड या उस टारगेट की प्रॉपर्टी, कि किस तरीके की प्रॉपर्टी है उस टारगेट की जिससे ऑब्जेक्ट टकराकर वापस आया है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रडार सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रडार कम्युनिकेशन, उसकी ब्लॉक डायग्राम को, या फिर किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर आप देखें तो ये एक इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है रडार कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ, आप इस ब्लॉक डायग्राम को बनाकर आ सकते हैं, इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। देखिए, इससे पिछले वाले डायग्राम में बेटा हमने एक जनरल डायग्राम आपको बताया है ना। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये सिंपल ट्रांसमीटर, रिसीवर और ये एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपने खोल के बना दिया है, यानी कि बड़ा करके बना दिया है इस डायग्राम में। ये जो डायग्राम आपके पास है, तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अगर सेपरेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रडार कम्युनिकेशन के बारे में। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस की। सेपरेटली भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, या फिर क्वेश्चन के साथ अगर सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसमें एड ऑन करके वो पूछ लेगा। एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है रडार की। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपका रडार की हेल्प से किया जाता है। वेदर मॉनिटरिंग आप रडार की हेल्प से, मिलिट्री सर्वेलेंस रडार की हेल्प से करते हैं। मैराइन नेविगेशन यानी कि जो पानी में जहाज होते हैं उनको भी आप रडार की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, है ना। स्पीड डिटेक्शन आप इसका विद द हेल्प ऑफ रडार करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है या हमसे दूर कितनी स्पीड से जा रहा है वो स्पीड भी आप डिटेक्ट करते हैं रडार की हेल्प से। स्पेस मॉनिटरिंग, स्पेस में सैटेलाइट को ट्रैक करना, एस्ट्रोनॉइड्स को ट्रैक करना, स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करना, मतलब ये जो स्पेस में कूड़ा कचरा होता है सैटेलाइट्स का उसको डिटेक्ट करने का काम भी आप रडार की हेल्प से करते हैं। ऑटोमोटिव रडार्स इन द मॉडर्न कार, कॉलिजन अवॉइडिंग एंड द पार्किंग असिस्टेंट, यानी कि पार्किंग के लिए और मतलब एक्सीडेंट से बचने के लिए आप ऑटोमोटिव रडार्स का यूज करते हैं आजकल मॉडर्न कार्स में, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर आपको पता ही है रडार की हेल्प से, जैसे आप देखते हैं ना अभी इंडिया पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या था, रडार की रेंज से बचकर भारत ने किया पाकिस्तान में हमला, यानी कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम के रडार में भी नहीं आ पाए भारतीय सेना के जो एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने मतलब पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, है ना। तो वो सब रडार की हेल्प से किया जाता है बॉर्डर पर सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो जाती हैं आपकी रडार की, ठीक है। तो इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखें। हमारे आर्मी लोगों को सैल्यूट है जो वहां पर गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, कैसी भी परिस्थिति है, हम यहाँ पर बैठकर जो आसानी से सांस ले पा रहे हैं वो सब उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की लगन है। हम तो एक बार अपने ऑब्जेक्ट से, अपने टारगेट से हट सकते हैं,
हमें तो केवल पढ़ाई का टारगेट है, लेकिन उन्हें हमारी रक्षा करने का टारगेट दिया जाता है। तो जो बिल्कुल सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो वहां पर डटे रहते हैं। तो एक सैल्यूट और जय हिंद कमेंट बॉक्स में बेटा आप जरूर लिखें उन जवानों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप दोनों सैटेलाइट और रडार कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सिंपल और इजी लैंग्वेज में बेटा मैंने आपको सारी चीजें डिलीवर करने की यहां पर कोशिश की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द एएम वेव। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड बाय मैसेज सिग्नल। यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये बताता है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल कितना वेरी किया है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल की बात करें हम, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू AM/AC होता है। यहां से आपको पता चलेगा कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना वेरी किया है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया आपको, AM/AC होता है। आप इसको म्यू से इंडिकेट कर देते हैं। और ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जिसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह देते हैं। AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, तो अगर मैं रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करता हूं, तो आपकी जो रेंज होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के मिलने की, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये आपका ओवर मॉड्यूलेशन कहलाता है और कैन डिस्ट्रॉय द सिग्नल, जो कि सिग्नल को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए रेंज है 0 से 1 के बीच में। अगर ये वैल्यू m की ग्रेटर देन हो जाती है 1 से, तो उसको आप ओवर मॉड्यूलेशन कह देते हैं और इसका मतलब है कि वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स था। 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ आपको रामगाथा नहीं लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है, डिफाइन द वेरियस एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आल्सो ड्रॉ इट्स फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया ना सेपरेट बेटा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिटेल में पार्ट वाइज डिस्कस किया है। तो इस वन शॉट वीडियो के अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की, तो वहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। ठीक है, तो वही यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए मैं जो भी पार्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उसको इसी तरीके से टारगेट करके चल रहा हूं कि अगर सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप उसको अच्छे से लिख कर आएंगे। तो यहां पर 7 नंबर में देखिए पूरा क्वेश्चन पूछ लिया ना बेटा, वो कि कौन से एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल। उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया था हमने, उसको 1 बाय 1 ब्लॉक को एक्सप्लेन कर दिया था। 7 नंबर में इतना ही आपको लिख कर आना। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, शानदार न्यूमेरिकल है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से यहां पर करके जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी एक क्या कहते हैं ना, लापरवाही आप नहीं करेंगे, अदरवाइज 7 नंबर आपके यहां पर खतरे में आ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है 10 sin 2 pi into 500t is used to amplitude modulated a carrier of 50 sin 2 pi into 10 to the power 5t। तो आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, टोटल पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ द 2 किलो ओम एंड बैंडविड्थ। ये 4 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप अच्छे बच्चे की तरह जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप लिख लेंगे आराम से। तो आपको यहां पर गिवन दैट लिख लेना है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है बेटा, मैसेज सिग्नल दिया हुआ है mt इज इक्वल टू 10 sin 2 pi into 500t। आप इसको कंपेयर करेंगे मैसेज सिग्नल के साथ ही, मैं लिख देता हूं am sin 2 pi fmt। देखिए साइन ले ले, यहां पर कॉस ले ले, आपने साइन से ड्राइव किया है डेरिवेशन, कॉस से ड्राइव किया है डेरिवेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा न्यूमेरिकल में आपको देगा सिग्नल, उसी के साथ सिग्नल को आपको कंपेयर करना है। साइनोसोडल, साइन और कॉस कोई सी भी वेव लेकर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये आपका यहां से am मिल जाएगा, आपको am की वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 10। वहीं पर fm की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी बेटा 500 हर्ट्ज। इज दैट क्लियर। वहीं पर कैरियर सिग्नल लिख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है ct इज इक्वल टू 50 sin 2 pi into 10 to the power 5t। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ct इज इक्वल टू होता है ac sin 2 pi fct। तो यहां से भी आपको 2 चीजें मिलेंगी, ac इज इक्वल टू आपको 50 मिल रहा है और fc आपको मिल रहा है 10 to the power 5 हर्ट्ज। तो ये 2 यहां से एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मिल गया और 2 मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपको वहां से मिल जाएगी।
ठीक है, अब वन बाय वन करके जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। पहले पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल्स टू AM अपॉन AC होता है बेटा। AM की वैल्यू आपको दी हुई है 10, AC की वैल्यू दी हुई है 50। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 20% ऑफ मॉड्यूलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। वहीं पर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बेंड। ईच साइड बेंड का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है, तो मैं लिख देता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बेंड। और साइड बेंड कौन कौन से हैं वो भी चलिए मैं लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बेंड या फिर आप कह लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बेंड। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा म्यू AC/2। ठीक है, म्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है बेटा 0.2 है, 20% में मत रख देना, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा वरना। ठीक है बेटा, AC की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर बेटा 50 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड, चाहे अपर साइड बैंड की बात कर लें या लोअर साइड बैंड की बात कर लें, वो आपको यहाँ पर 5 देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए वहीं पर बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। चलिए थर्ड पार्ट को हम आगे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड पार्ट में पूछा गया है टोटल पावर जब आपका रेजिस्टेंस जो लोड है वो 2 किलो ओम दिया है बेटा, है ना। तो 2 किलो ओम के लिए आप इसको हर्ट्ज ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 2000 ओम आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है। तो उसके लिए टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है P टोटल इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो आपको पहले PC चाहिए होगा, तो मैं PC यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। PC का फॉर्मूला होता है बेटा PC इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, AC की वैल्यू हमारे पास है 50, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2R की वैल्यू है आपके पास 2000, तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 4000। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे देन यू गेट द कैरियर पावर 0.625 वॉट। ठीक है, अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे PT यानी कि टोटल पावर निकालने के लिए, तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.625 इंटू ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस म्यू की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या है 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 0.625 इंटू यहां पर इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो ये मिलेगा 1.02। तो 1.02 आपको मिलेगा। कैलकुलेटर से जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे देन फाइनली यू गेट 0.6375 वॉट। तो ये आपका आंसर हो जाता है टोटल पावर जो आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में टोटल पावर आपको कैलकुलेट करनी थी, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपसे बैंडविड्थ पूछी गई है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है 2FM। अगर मैं बात करूं तो ये कैसे जनरेट हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर साइड बैंड, यू गेट द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो जब आप यहां पर रखते हैं तो ये 2FM आपको मिल जाता है। तो FM की वैल्यू आपको पता है 500 आपके पास है, कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट द 1000 हर्ट्ज। तो यू कैन ऑल्सो राइट 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो 4 पार्ट्स में जो जो चीजें आपसे पूछी गई थी वो सारी चीजें आपने यहां पर कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आप इस तरीके का कैसा भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए सारी चीजें आसानी से आप नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बस आपको यहां पर फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वाले क्वेश्चन में तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसका ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो न्यूमेरिकल अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूले आपको यहां पर यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। डेरिवेशन की फॉर्म में जो दिया हुआ है, ड्राइव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड टोटल पावर ऑफ ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज्यूमिंग ए मैसेज एंड कैरियर वेव इज साइनोसोइडल वेव। ठीक है, साइनोसोइडल वेव आप इसको मेजर करेंगे, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों, और उसके लिए आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो मिलेगी उसकी कैलकुलेट करके आपको दिखानी है। तो यानी कि ये डेरिवेशन आपका यहां पर पूछा गया है 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट कैरियर सिग्नल आपका CT जो है वो हमने मान लिया AC cos 2 पाई FCT है। इज दैट क्लियर? वहीं पर हमने मान लिया मैसेज सिग्नल जो है MT इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT है। ठीक है, हमने दोनों सिग्नल मान लिए हैं, कैरियर सिग्नल भी और मैसेज सिग्नल। ठीक है, जब हम इसको मिक्सर के थ्रू पास करते हैं तो फाइनली जो आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है ST, वो क्या मिल जाता है बच्चों? AC प्लस AM cos 2 पाई FMT ब्रैकेट में, और बाहर आपका हो जाता है cos 2 पाई FCT। ठीक है, ये आपका AM सिग्नल होता है।
ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, AC यहां से कॉमन ले लेते हैं। AC इज इक्वल टू, तो 1 प्लस AC आपने कॉमन लिया तो AM अपॉन AC हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई FMT, और ब्रैकेट्स के बाहर है cos 2 पाई FCT। इज दैट क्लियर। यहाँ पर AM अपॉन AC क्या होता है हमें पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT, और ब्रैकेट के बाहर cos 2 पाई FCT, और यहाँ पर जो म्यू है बेटा वो क्या है, यहाँ पर म्यू है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट मीन्स AM अपॉन AC। अभी हम और भी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये तो आपका आ गया नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आपको मिल गया। अगर यहाँ पर हम डिटेल में बात करें थोड़ा सा और, तो अगर आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करा लेता है कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में, तो Amax क्या होता है बेटा, Amax होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। वहीं पर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर ले किसकी बेटा, जब आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है, ये जो आपका ST मिला हुआ है ना ST, तो यहां पर एम्पलीट्यूड वेरी होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड AC प्लस AM होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट AC और Amax या A मिनिमम दिया हो और AM पूछ ले या AC पूछ ले, तो आप यहां से इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, मैं इसको पहली इक्वेशन मान लेता हूं बेटा, मैं इसको दूसरी इक्वेशन मान लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहां पर मुझे मिलेगा Amax प्लस A मिनिमम इज इक्वल टू, देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो AC AC 2AC हो जाएगा, और AM माइनस AM 0 हो जाएगा, तो यहां पर AM खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपको AC की वैल्यू मिल जाती है डायरेक्टली। तो अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दिया जाता है किसका बेटा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो वहां से आप कैरियर सिग्नल की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बेटा सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना मैंने 2 को, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, Amax माइनस A मिनिमम, ये आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा, इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे आप दूसरी वाली इक्वेशन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, AC माइनस हो जाएगा AM प्लस, तो माइनस प्लस AC कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 2AM। तो यहां से आप AM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Amax माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया मैसेज सिग्नल का। अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का सेपरेटली एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ST को ओपन करके यहां पर लिख लेता हूं बेटा। ST इज इक्वल टू, मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, देन यू गेट AC cos 2 पाई FCT प्लस म्यू AC cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT है, तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए AC cos 2 पाई FCT, ये पहली वाली टर्म तो ऐसे ही रखते हैं, प्लस यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इनके 2 म्यू AC बाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos A cos B वाला। तो जब 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला आप यहां पर रखेंगे तो आपको मिलेगा ST इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस, ये हो जाएगा बेटा, मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं, म्यू AC बाई 2, तो पहली टर्म आएगी cos A प्लस B, तो cos 2 पाई FC प्लस FMT, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म आएगी माइनस में, तो म्यू AC बाई 2 इंटू यहां पर मिलेगा बेटा cos 2 पाई, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाते यहां पर, यहां ब्रैकेट लगाएंगे FC माइनस FMT, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको 3 टर्म यहां पर देखने को मिल जाएंगी जब हमने फर्दर ST सिग्नल को क्या किया है, मॉडिफाई करके ब्रैकेट को ओपन किया है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेता हूं दोबारा से। तो हमें जो सिग्नल मिला बेटा ST इज इक्वल टू, वो हमारे पास आया है AC cos 2 पाई FCT, पहली टर्म तो ऐसे ही रहेगा बेटा, प्लस म्यू AC बाई 2, यहां पर हो जाएगा बेटा cos 2 पाई, यहां पर मिल रहा है FC प्लस FMT, और इधर मिलेगा प्लस म्यू
AC बाई 2 cos 2 पाई, ये हो जाएगा बेटा FC माइनस FMT। ठीक है, ये टर्म्स आपको मिली थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहली टर्म है बेटा, ये है आपका कैरियर सिग्नल, है ना, ये कैरियर सिग्नल ही तो है। ठीक है, ये आपका FC प्लस FM जो है ये बता रहा है अपर साइड बैंड, और FC माइनस FM है ये बता रहा है कि ये लोअर साइड बैंड है। ठीक है, तो यहीं से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड हो जाएगा FC प्लस FM। वहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड की मैं अगर बात करता हूं तो वो हो जाएगा बच्चों FC माइनस FM। ठीक है, तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड भी कैलकुलेट कराता है तो वो आप इस तरीके से यहां पर लिख कर दिखा देंगे। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूं तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी दोनों का एडिशन, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट 2FM। तो यहां से ये सारी चीजें भी आप आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पावर कैलकुलेशन की, जो आपसे पूछा गया है। ये सारी चीजें आपको करके दिखानी है बेटा यहां तक। ठीक है, तभी आप पावर कैलकुलेशन पर पहुंचेंगे। तो पावर कैलकुलेशन हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम जब पावर कैलकुलेशन यहां पर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली P इक्वल्स टू VI होता है। हम बात करेंगे यहां पर वोल्टेज की, तो V इंटू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। ओम्स लॉ पता है ना बेटा, V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो आपको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन हमें जो वैल्यू रखनी होती है वो बेटा RMS वैल्यू की फॉर्म में हमें रखना होता है, और RMS वैल्यू क्या होती है, VM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है अपॉन में R। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि ये जो V है यहां पर ये VRMS है। ठीक है, क्लियर? अब इसी की हेल्प से हम कैरियर की अपर साइड बैंड की या लोअर साइड बैंड की एनर्जी पावर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अब लिखेंगे पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल PC। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पूरे सिग्नल की, चलिए पहले मैं वही लिख लेता हूं। तो टोटल पावर कितनी होगी बेटा, 3 टर्म है यहां पर, है ना। तो पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, पावर ऑफ अपर साइड बैंड और पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, यही तो होगी ना बेटा, है ना। तो इस तरीके से हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पावर ऑफ कैरियर सिग्नल। पावर ऑफ कैरियर सिग्नल क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है बेटा, VM अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन R, या मैं कहूं तो एम्पलीट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड कितना है कैरियर सिग्नल का बेटा, AC है। ठीक है, लेकिन हमें RMS वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे AC अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये आपकी पावर आ जाती है कैरियर सिग्नल की PC। ठीक है, ये आपने यहां पर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, वहीं पर बात करें पावर ऑफ अपर साइड बैंड, पावर ऑफ अपर साइड बैंड इज इक्वल टू, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, रेड ले लेते हैं। देखिए पावर ऑफ अपर साइड बैंड में एम्पलीट्यूड क्या है अपर साइड बैंड का, म्यू AC बाई 2 है बेटा। तो आप लिखेंगे यहां पर म्यू AC बाई 2, लेकिन RMS वैल्यू रखनी है तो अपॉन में √2 भी आपका रहेगा। इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R है इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो म्यू स्क्वायर आपको मिलेगा बेटा, AC स्क्वायर आपको मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 4 हो जाएगा, √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये 8 अपॉन में, और R पहले से ही है तो 8R हो जाएगा। पावर ऑफ अपर साइड बैंड हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं पर अगर हम पावर ऑफ लोअर साइड बैंड की बात करते हैं बेटा, तो पावर ऑफ लोअर साइड बैंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है जो लोअर साइड अपर साइड बैंड का था। तो पावर भी क्या आएगी बेटा, यही आ जाएगी, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी पावर आ जाएंगी तीनों। अब आपको चाहिए बेटा टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला आपको पता है, तो टोटल पावर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो PT इज इक्वल टू, PC की वैल्यू रखेंगे AC स्क्वायर अपॉन 2R प्लस दोनों वैल्यूज रखेंगे म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R प्लस यहां पर फिर से रखेंगे म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। ठीक है, क्लियर? जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपको मिलेगा PT इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट से कॉमन, है ना। तो यहां पर बचेगा बेटा आपके पास 4 यानी कि 1, यहां से तो 1 बच गया, प्लस यहां पर बचेगा म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसको फर्दर आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये तो PC की ही वैल्यू है ना यहाँ पर, AC स्क्वायर अपॉन 2R, तो मैं यहाँ पर PC रख देता हूँ बेटा, प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये जब दोनों 1/4 ऐड होंगे तो ये हाफ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल पावर आ जाती है। ठीक है, तो पहला पावर कैलकुलेशन जो था वो आपने कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आपको बेटा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि कितने % ऑफ या कितना
कंप्लीटली आपका मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है वो एफिशिएंसी बताएगी, है ना। तो आप लिखेंगे यहां पर मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ठीक है बेटा। चलिए मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी यहां पर लिख लेते हैं हम, मैं कलर ले लेता हूं ब्लैक। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा ईटा इज इक्वल टू पावर ऑफ साइड बैंड, पावर ऑफ साइड बैंड, मैं अपर साइड बैंड या लोअर साइड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन टोटल पावर। अब पावर ऑफ साइड बैंड क्या है यहाँ पर, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड की पावर जो है, वो दोनों का एडिशन जो है पावर ऑफ साइड बैंड हम उसको कह देते हैं, ठीक है। तो जब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये जो 1/8 हो रहा है, 1/8 हो रहा है, दोनों ऐड होकर 1/4 बन जाते हैं बेटा, है ना। तो मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं तो ये हो जाएगा बेटा म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4R, जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। पी टोटल हमने अभी फाइंड आउट किया है बेटा, पी टोटल क्या रहा है, म्यू स्क्वायर नहीं सॉरी AC स्क्वायर अपॉन 2R ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2R से R और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, म्यू स्क्वायर तो मिलेगा ऊपर और अपॉन में जो 2 है वो आ जाएगा नीचे बेटा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो 2 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर मिलेगा, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देन यू गेट म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर बेटा। तो ये आपका मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में डेरिवेशन में आपसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन आराम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। पेन कॉपी साथ लेकर बैठे, खुद से करने की कोशिश करें, आसानी से आपका समझ में आ जाएगा जब आप खुद से पेन कॉपी चलाएंगे। क्योंकि जब आप पेन कॉपी पर पेन चलाते हैं तो आपके दिमाग से आपका हाथ कनेक्ट है, तो वो सीधा आपके माइंड में छपता चला जाता है। क्योंकि एट द एंड बेटा आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, लिख कर दिखाना है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं बेटा लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। अगर आप लिखकर नहीं समझ रहे हैं, लिखकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आएगी जब आप लिखने बैठेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्वेश्चन इतना ही आपको यहां पर ड्राइव करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत में चैनल को शेयर नहीं किया था तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक चैनल पहुंच सके, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ बच्चे उठा सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हमारे पास 2023-24 का सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर आ गया है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की 2 एप्लीकेशंस पूछी गई हैं, वो यहां पर बतानी है, यानी कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो 2 एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहली एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। जो आप टेलीविजन देखते हैं ना, उस पे ब्रॉडकास्ट वो सैटेलाइट की हेल्प से ही आप देखते हैं। सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द टीवी सिग्नल्स टू होम अक्रॉस द लार्ज एरियाज इवन रिमोट प्लेसेस, यानी कि जहां पर सिग्नल की या फिर जहां तक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, वहां भी आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन कराता है। तो ये आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एक एप्लीकेशन हो गया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। वहीं पर ग्लोबल कम्युनिकेशन में सैटेलाइट इनेबल लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, इंटरनेट सर्विसेज एंड डेटा ट्रांसफॉर्मर अक्रॉस द कंट्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ऐसी जगह पर भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है सैटेलाइट, जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। जैसे सैटेलाइट फोन्स भी आते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज से यूज किए जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, यानी कि जंगलों में, पहाड़ों पर, है ना, ऐसी जगह पर, तो वहां पर भी सैटेलाइट अपनी सर्विसेज पहुंचाता है। तो ये 2 एप्लीकेशन हो गई हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? और इतना ही आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे 2 मार्क्स में ही इतना ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, वो केवल और केवल बेटा आप समय वेस्ट करते हैं, वहां पर फिर आपका क्वेश्चन छूट जाता है। एट द एंड आप कहते हैं कि सर टाइम कम रह गया था, नहीं, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कितना उसमें लिखना है वो आना चाहिए। वो कला अगर आप सीख गए तो आप अपने लिमिटेड टाइम में भी बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या नीड है, ये पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, 2023-24 के पहले सेमेस्टर में ही पूछा गया है। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन ऑब्वियसली क्या होता है कि मॉड्यूलेशन इज एसेंशियली इन कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज इट अलाउ सिग्नल, जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जैसे वॉइस या डेटा, टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली एंड एफिशिएंटली।
क्लियरली और एफिशिएंटली आप उसको ट्रांसमिट कर सकें, यही नीड होती है मॉड्यूलेशन की कम्युनिकेशन में। क्यों, देख लीजिए आप यहां पर मेन रीजन फॉर द मॉड्यूलेशन क्या है, टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, क्योंकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना, एंटीने का साइज जो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर डायरेक्टली ट्रांसमिट करते तो एंटीने की हाइट आपको इतनी चाहिए होती कि जो पॉसिबल ही नहीं था एंटीना खड़ा करना, है ना, तो उसकी हाइट को रिड्यूस कर देता है आपका मॉड्यूलेशन प्रोसेस। टू इंप्रूव द सिग्नल क्वालिटी, ऑब्वियसली बात है सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। और इनेबल द मल्टीप्लेक्सिंग, और इस मॉड्यूलेशन की वजह से ही मल्टीप्लेक्सिंग की पॉसिबिलिटी हो पाती है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ, तो ये कुछ नीड्स है मॉड्यूलेशन की, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, और साथ ही साथ ये मेन रीजन जो है उनको पॉइंट वाइज लिख देना, एक्सप्लेन करने की डिटेल में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इज दैट क्लियर? और थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है बेटा, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव फॉर्म में, तो यहां पर कहा गया है इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ साइडबैंड फ्रीक्वेंसीज, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड द मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। इन सब के लिए एक डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है। ऑब्वियसली बात है आपको सिंपल डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए कहा गया है, और इसमें आपको पार्ट वाइज यहां पर चीजें दे दी हैं कि ये चीज आप ड्राइव करके दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या मानेंगे हम, मैसेज सिग्नल ले लेते हैं। चलिए mt इज इक्वल टू, हमने लिख लिया यहां पर बेटा am साइन 2 पाई fmt, ठीक है। वहीं पर ct इज इक्वल टू ac साइन 2 पाई fct। इज दैट क्लियर? ये आपके दोनों सिग्नल हमने मान लिए, मैसेज सिग्नल भी और कैरियर सिग्नल भी। हमें पता है, वी नो दैट, जब हम इसको मिक्सर से ट्रांसमिट करते हैं दोनों सिग्नल को, तो हमें एम वेव जो मिलती है, वो एम वेव क्या मिलती है, वो एम वेव हो जाएगी बेटा st इज इक्वल टू ac प्लस am, यहां पर साइन है साइन 2 पाई fmt, ब्रैकेट क्लोज, बाहर हो जाएगा साइन 2 पाई fct। देखिए आप साइन वेव या कोसाइन वेव कोई भी लेकर चल सकते हैं मैसेज और कैरियर सिग्नल में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कॉस से भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, अब ये मैं साइन से क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, देख ले यहाँ पर। ठीक है, तो एसटी जिस तरीके से वो आपसे पूछ रहा है, जिस वेव को आपको लेकर चलने के लिए कहेगा, आप आसानी से उसी वेव को फॉर्म को लेकर चल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो AC AM यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया यहाँ पर। चलिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो चलिए मैं इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 2 पाई FCT प्लस मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा AM अपॉन AC, यानी कि AC हम बाहर लेते हैं तो वो AM हो जाएगा इंटू AC, AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हम म्यू रख देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर 1 सेकेंड बेटा, एक सेकेंड हाँ, ये AC यहाँ पर नहीं है ना, ये बाई मिस्टेक हो गया है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर सही करना था। अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा AC साइन 2 पाई FCT। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा AM AC अपॉन AC। ठीक है, इंटू 2/2। अब देखिए ये जो साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT है, इसको मैंने सॉल्व आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर AC साइन 2 पाई FCT की, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स को अलग कर रहा हूँ। देखिए कैसे, AM अपॉन AC को मैंने अलग कर लिया है, इंटू यहाँ पर मैंने कर लिया बेटा AC/2 और ब्रैकेट में 2 साइन 2 पाई FCT इंटू साइन 2 पाई FMT। ठीक है बेटा, यानी कि मैंने AC और AM यानी कि इसको एक साथ कर लिया है, इस AC के अपॉन में 2 को सेपरेट कर लिया है और ये 2 इसके साथ ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पर जो है AM अपॉन AC, इसको आप जानते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि यहां पर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, तो इसकी जगह पर आप म्यू पुट कर सकते हैं। तो AC साइन
2 पाई FCT प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा म्यू AC/2। अब यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका बेटा क्या, 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बेटा, यहां पर मिल जाएगा cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू T माइनस cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू T। ठीक है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आई होप आपको पता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ST आपको ये मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई हैं, एक तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल गया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि आपसे थर्ड पार्ट में पूछा गया है, म्यू इज इक्वल टू AM/AC, जिसकी जगह पर हमने म्यू यहां पर पुट किया है। ठीक है बेटा। अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड। देखिए ये जो है ये म्यू AC/2, जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे इस टर्म से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये है आपका लोअर साइड बैंड। एक सेकेंड मैं इसको सही से लिख लेता हूं बेटा, कभी आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएं। ये आपका लोअर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड, और ये है आपका अपर साइड बैंड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM है, इसकी FC माइनस FM है। तो एम्पलीट्यूड जो है साइड बैंड का, अगर मैं यहां पर कलर चेंज करके लिखता हूं बच्चों, तो एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बैंड, चाहे आप लोअर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड की बात करें, वो क्या दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है म्यू AC/2। ठीक है, तो पहले पार्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स पूछा गया था और थर्ड पार्ट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया था, तो वो दोनों आपको यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की, तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड क्या है, FC प्लस FM बेटा, FC प्लस FM। ठीक है, वहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है बेटा, FC माइनस FM। तो ये हो जाएगी FC माइनस FM। ठीक है, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट्स में जो चीजें पूछी गई थी वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपसे मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की बात की गई है। ये है आपका फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, इसको आप इंडिकेट करते हैं ईटा से। चलिए, तो हमें पता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या होती है, पावर ऑफ द साइड बैंड अपॉन पावर ऑफ द जो टोटल पावर होती है ना, टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST की, है ना। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है, आप इस एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में आपको बतानी होती है। ठीक है, आपको पता है पावर ऑफ साइड बैंड क्या होती है बेटा, पावर ऑफ साइड बैंड में आपकी पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड आ जाती है। ठीक है, और पावर ऑफ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों की इक्वल होती है म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। तो इसको एक बार और प्लस करेंगे, म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे एलसीएम लेकर, देन यू गेट म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 4R। ठीक है, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगी पावर ऑफ साइड बैंड। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल पावर की, P टोटल क्या होता है, P टोटल होता है बेटा PC1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अगर मैं यहां पर PC की वैल्यू रखूं तो PC की वैल्यू होती है बेटा AC स्क्वायर अपॉन 2R ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। जब सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर देंगे एफिशिएंसी में, तो ईटा की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, चलिए म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R अपॉन में आ जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन 2R ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, 2 सॉरी यहां पर 4 रखा जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा म्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2, और यहां पर आप 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 आपको यहां पर मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ईटा की वैल्यू जो कि मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया था, वो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। तो जो जो चीजें आपसे पूछी गई थी 4 पार्ट में इस डेरिवेशन में, वो सारी चीजें आपने बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर ली है, और इन्हीं पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, आसानी से बहुत ईजी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन पेपर को कर ले जाएंगे, और यूनिट 5 तो बहुत ही हलवा है, कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन, 7 नंबर में पूछा गया है 2023-24 के पहले सेमेस्टर में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है और रडार कम्युनिकेशन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस वन शूट वीडियो में पहले से बने हुए हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक बहुत अच्छे से हमने जो थर्ड पार्ट मतलब थर्ड नंबर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसके पहले पार्ट में बहुत ही डिटेल में मैंने अच्छे से क्लियर आपको किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर उसको तैयार कर लेंगे। वहीं पर अगर बात करें रडार कम्युनिकेशन की, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि थर्ड के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार कम्युनिकेशन दोनों डिस्कस किए थे, वहां पर हमने रडार कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, वही आपको यहां पर लिखकर दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, इस वजह से आप इनको जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वहां से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक को आप अच्छे से समझ लेंगे और रडार कम्युनिकेशन को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन द सेलुलर नेटवर्क। यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है उसमें जो सेलुलर नेटवर्क है वहां पर आप फ्रीक्वेंसी रीयूज जो यूज करते हैं उसको यहां पर पूछा गया। अब नाम से ही पता चल रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी और रीयूज, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको आप दोबारा से यूज कर लेते हैं वही फ्रीक्वेंसी रीयूज कहलाता है। चलिए किस तरीके से आप समझेंगे, देखिए ये एक हेक्सागोनल टाइप से आपको डायग्राम दिख रहा है और इनके अंदर कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला हेक्सागोन, फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर और बीच में 7वां नंबर। अब आगे अगर आगे दूसरे शेप्स देखें तो वहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इंडिकेशन है। तो यही आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है बेटा। मतलब कहने का यह है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी हमने अलॉट की इस रीजन 1 को, तो उसी फ्रीक्वेंसी को कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हमने रीयूज कर लिया है, यानी कि दोबारा से यूज कर लिया है, यही आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कम है, डे बाय डे नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से आप उसी फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसका लाइव एग्जांपल, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका नंबर सही होता है, लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो कभी कभी कॉल क्या है किसी और पर्सन पर जाकर लग जाती है ना। आपने कॉल किया अपने फ्रेंड को, लेकिन वो कोई और ही उस नंबर पर बोल रहा होता है, किसी और की ही आवाज आपको सुनाई देती है, तो वो इसी की वजह से होता है। कभी कभी आपको इस तरीके का इंटरफेरेंस झेलना पड़ जाता है, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी को कहीं और यूज किया गया है फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट की मदद से। तो उसी वजह से आपकी कॉल अगर इस रीजन में की थी आपने, तो वो यहां या यहां या यहां पर जाकर कनेक्ट हो जाती है, अगर उस रीजन में जो आपका बैंड है वो क्लियर होगा तो। ठीक है, तो आई होप आप फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट को एक माइंड में समझ गए होंगे, एक आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि फ्रीक्वेंसी रीयूज एक्चुअल में होता क्या है। थ्योरेटिकली अगर आप इसको लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इन द सेलुलर नेटवर्क, अगर सिंपल फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फ्रीक्वेंसी रीयूज is a technique used in the mobile network to use the same set of frequencies in the different areas, जिसको आप सेल बोल देते हैं। यानी कि ये हेक्सागोन जो शेप है ये एक सेल है। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी सेट को आप दूसरे किसी पर्टिकुलर रीजन में जाकर यूज कर रही हैं विदाउट कॉजिंग द इंटरफेरेंस। इसका ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो। देखिए 100% तो प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं हो सकती है, लेकिन 90%, 95% आपको इस तरीके का मार्जिन लेकर चलना है कि वहां पर इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो। This allow more users to talk or use the data at the same time using the limited frequencies। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लिमिटेड है, उसके लिमिटेशन की वजह होते हुए भी हम ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, यही है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज। क्लियर? हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सेल्स, जैसे कि हेक्सागोन सेल्स आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ईच सेल हैज ए बेस स्टेशन, सभी सेल का एक बेस स्टेशन होता है। जैसा आप देखते हैं ना बेटा, जो टावर कहीं पर लगा होता है उसके साइड में एक बहुत बड़ा सिस्टम रखा होता है जिसको आप बेस स्टेशन कह देते हैं, जहां पर स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलाउ होती है। नियर बाई सेल्स यूज द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उसके आसपास जो भी सेल होंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लेकिन फर्दर अपार्ट सेल कैन रीयूज द सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद उसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को दूसरे रीजन पर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर? 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी। मॉड्यूलेशन क्यों नेसेसरी है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में। वहीं पर एक्सप्लेन करना है डीमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड टू रिट्राइव द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द एएम वेवफॉर्म। भाई मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है? अगर आप वन शूट वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन टेक्निक की। डीमॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो आपका बेटा रिसीविंग एंड पर हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं पहले बात कर लेता हूं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की कम्युनिकेशन में, तो मॉड्यूलेशन इज एसेंशियल इन द कम्युनिकेशन बिकॉज इट अलाउ द सिग्नल लाइक द वॉइस और डेटा टू ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। यानी कि आप क्लियरली और एफिशिएंटली इसको ट्रांसमिट कर सके लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसका काम है मॉड्यूलेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। या कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की हेल्प से ही आप अपने सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका बेस बैंड सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल है। मॉड्यूलेटर की हेल्प से आपने इसको मॉड्यूलेट किया और कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल मिल गया, जिसको आप बैंड पास सिग्नल या इसको आप पास बैंड सिग्नल या फिर आप इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी बोल देते हैं। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आपको रिसीविंग एंड पर विद द हेल्प ऑफ डीमॉड्यूलेटर अपना ओरिजिनल सिग्नल जनरेट करना होता है, ठीक है। तो यही काम है डीमॉड्यूलेटर का, और ये क्वेश्चन आपका 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन की। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है वो आप समझ गए होंगे। वन शूट वीडियो अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं बेटा, तो हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये हियर बाई, वहीं से मैंने आपकी डेफिनेशन उठाई हुई है, हियर बाई का मैंने वहां पर डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन की। उससे पहले मैं एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ। डीमॉड्यूलेशन कह लीजिए या डिटेक्शन कह लीजिए, एक ही बात होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड एएम वेवफॉर्म, यानी कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका आया है, ये वाला सिग्नल, इसमें से ओरिजिनल सिग्नल निकालना ही या डिटेक्ट करना ही आपका डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड आर द एनवेलप डिटेक्शन, जिसमें आप डायोड को एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं, एंड प्रोडक्ट डिटेक्शन, जिसमें आप मिक्सर का यूज करते हैं। These techniques separate the audio signal from the high frequency carrier wave, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो आपको मिला है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिला है, उसमें से आपको सेपरेट करना है अपना मैसेज सिग्नल या डिटेक्ट करना है मैसेज सिग्नल, वो आप एनवेलप डिटेक्टर की हेल्प से या प्रोडक्ट डिटेक्शन की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं, और यही आपका टेक्निक डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए बात करते हैं डायोड रेक्टिफायर एनवेलप डिटेक्टर की, यानी कि जहां पर आप डायोड को एज ए एनवेलप डिटेक्टर यूज करते हैं, जो डिटेक्ट करता है आपके मैसेज सिग्नल को। किस तरीके से, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ये IF ट्रांसफार्मर आपका है, जहां से आपका जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो आप अप्लाई करेंगे। आगे आपका डायोड लगा हुआ है, एज ए वर्क कर रहा है सिग्नल डिटेक्टर का, यानी कि सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करेगा आपका डायोड। आगे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि एक तरीके से फिल्टर का काम करेगा, और यहां से सिग्नल पास होने के बाद आपको फिल्टर होकर ऑडियो आउटपुट यानी कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल आउटपुट पर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले बात करें तो इट इज यूज्ड टू डिमॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। द सिंपल डायोड डिटेक्शन सर्किट इज गिवन बिलो। ये डायग्राम नीचे दिख रहा है। It is a simplest form of the detector because it comprises a single diode and a capacitor, क्योंकि एक डायोड और कैपेसिटर का ही यूज करके आप डिटेक्ट कर रहे हैं, डिमॉड्यूलेट कर रहे हैं अपने सिग्नल को, since it does not meet the standard of the other techniques related to its, but this is the most basic type of the detector and detect the envelope of the AM signal। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाला मेथड नहीं है, लेकिन आप इसको इजी वे में या सिंपल फॉर्म से यूज करके अपने मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज आपका ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरीके से आपको मिला था, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अभी हमने पीछे वेव फॉर्म दिखाई थी ना बेटा ऐसे, तो ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इसको डिटेक्ट करेगा आपका डायोड, इसके एनवेलप को, एनवेलप मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है ये, अब इसको डिटेक्ट करेगा तो दैट मीन्स एक शेप जनरेट कर देगा मैसेज सिग्नल की डिटेक्ट करने के बाद कि कुछ इस तरीके का आपका मैसेज सिग्नल है। अब ये किससे पास होगा? फिल्टर से। फिल्टर पास करके फिल्टर से आपको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? यही पूरा प्रोसेस है इस मेथड का। देखिए यहां पर इसकी वर्किंग बताई गई है। द सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड। The capacitor help in removing the unwanted radio frequency element, है ना? When the radio signal is applied to the diode, only half of the wave passes through it and half of the wave is removed. क्योंकि आपका डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, नेगेटिव के लिए नहीं करेगा। This is due to the property of the diode. ठीक है, करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू द डायोड। डायोड के थ्रू केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आपको पता है करंट फ्लो होता है। द रिजल्टिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द ऑडियो आउटपुट विच इज सीन इन द
अबव डायग्राम। जो अभी हमने डायग्राम देखा है उसमें आपने देखा ही है, दिस रिजल्टिंग सिग्नल इज डीमोडुलेटेड सिग्नल, और वो आपको डीमोडुलेटेड सिग्नल वहां पर प्रोवाइड करा देता है। सिंपल वर्किंग है, ज्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो डायोड रेक्टिफायर एनवेलप डिटेक्टर इज ए वेरी सिंपल सर्किट, ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी इट इज वेरी लो कॉस्ट। कॉस्ट जो है बहुत ईजी होती है, एक डायोड लगता है, कैपेसिटर लगता है, बट इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस लाइक इट इज नॉट लीनियर ड्यू टू द डायोड कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये लीनियर नहीं होता है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो लीनियर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप डायोड यूज कर रहे हैं, और एक डायोड जो है एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, विच लीड्स टू द डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल, जहां से या जिस वजह से इसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकते हैं। इट इज लेस सेंसिटिव एंड इट्स परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय द सेलेक्टिव फेडिंग, यानी कि लेस सेंसिटिव होता है और इसकी परफॉर्मेंस अफेक्टिव हो जाती है सेलेक्टिव फेडिंग, यानी कि सिग्नल फेड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन सिंपल है और आपके एग्जाम से या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये इनफ है आपको डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार फिर से मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं, इजी और सिंपल डायग्राम है, इजी और सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो आई होप आप एम डीमॉड्यूलेशन जो है वो भी समझ गए होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको एक्सप्लेन करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर बेटा नीचे दिया हुआ है, आप इस पर बात कर सकते हैं, हमें कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न कम्युनिकेशन में, ये पूछा गया है। वहीं पर एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रडार ऑपरेशन, रडार का बेसिक प्रिंसिपल भी यहां पर पूछा गया है। रडार कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में। अगर आप शुरू से बंसूट वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी इसको पढ़कर आ चुके होंगे, ठीक है। 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम अपनी इस बंसूट के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बाद एक पेपर बचता है 2024-25 का पहले सेमेस्टर का, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। तो वायरलेस कम्युनिकेशन आपको पता है, जो कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज भी कर रहे हैं, ब्लूटूथ आप यूज कर रही हैं, जीपीएस का आप यूज करते हैं, टेलीविजन आप देखते हैं, रेडियो आप सुनते हैं, पेजिंग ये थोड़ा सा टेक्निकल है जिसका आपको नहीं पता होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से ये आप टीवी रेडियो सुन पाते हैं, है ना। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है जो आप रिमोट का यूज करते हैं बेटा, कमांड दे दी बैठे हुए बेड पर, चैनल चेंज हो गया, है ना। वीलैन वायरलेस लैन नेटवर्क का भी आप यूज करते हैं, या फिर आप सिंपल इसको रिलेट कर सकते हैं वाईफाई से, है ना। तो ये सब वायरलेस के ही एग्जाम्पल हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के। मोबाइल पे आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब एप्लीकेशंस हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो इस डायग्राम की हेल्प से एक इमेज आपके पास बन गई है कि वायरलेस कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सेंड और रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को विदाउट यूजिंग एनी वायर एनी केबल, यानी कि किसी भी केबल या वायर के यूज के बिना आप सिग्नल को सेंड और रिसीव करते हैं, वही आपका वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज यूज, आप जब वायर यूज नहीं कर रहे हैं, केबल यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जैसे इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, रिमोट में जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं जब आप बटन प्रेस करते हैं और सिग्नल पहुंचता है टीवी तक, तो वो आपका इंफ्रारेड सिग्नल की हेल्प से आपने कमांड को ट्रांसमिट किया है ना। तो ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है वायरलेस कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वन इज द मोबिलिटी, ये मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब जैसे पहले आप फोन देखते थे ना, उनको वायर्ड फोन बोलते थे, वहां पर आप उनको लेकर कहीं नहीं जा सकते थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये आपको ट्रेवल कराने की सुविधा भी देता है ना। इजी इंस्टॉलेशन, इजी इंस्टॉल करना होता है इनको, जिससे कि आप क्विकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके, रिसीव कर सके। सपोर्ट द रिमोट एरियाज, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट रिमोट एरियाज में, यानी कि जहां पर सिग्नल इजीली नहीं पहुंच पाता है, आसानी से नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी आप आराम से विदाउट कैरिंग द केबल्स विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है ना कि डिले के साथ आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा। आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप जैसे ही बोल रहे हैं तो उधर वाला सुन रहा है, ऐसा नहीं कि 4 मिनट बाद 2 मिनट बाद आपकी आवाज वहां पर पहुंच रही है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। और हेल्प इन द स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे स्मार्ट होम, वायरलेस सिक्योरिटी कैमराज जो आजकल चल रहे हैं, IoT डिवाइसेस में आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट डिवाइसेस में भी आप इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेस हो गए हैं मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन के। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का में पूछा गया है रडार के ऑपरेशन के बारे में, वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड में डिस्कस करके आ चुके हैं, वहां से आप उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, नहीं बेटा, पूछा गया है तो आप एग्जाम हॉल में एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले वाले पार्ट को वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन में क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ रडार कम्युनिकेशन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर लिए हुए हैं, अगर आपसे पूछ ले तो जैसे मोबाइल फोन है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, टीवी रिमोट है, जीपीएस है। वैसे मैंने इमेज की हेल्प से आपको सारी एग्जाम्पल बता दिए थे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कुछ एग्जाम्पल्स वायरलेस कम्युनिकेशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, ए 600 वॉट कैरियर पावर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 80%। कैलकुलेट करना है टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव। 2023-24 के सेकंड सेमेस्टर में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आपका है। गिवन दैट, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं बेटा। आपको दिया हुआ है कैरियर पावर, पीसी आपको दिया हुआ है 600 वॉट। वहीं पर आपको मॉड्यूलेटेड टू द डेप्थ यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है 80%। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू में, 0.8 आपको मिल जाएगी। टोटल पावर आपको चाहिए पीटी, बस। ठीक है, तो बस सिंपल हमें पता है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि पीटी का जो फॉर्मूला है वो होता है पीसी 1 + μ²/2। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं रखनी है, उसको वैल्यू में चेंज करके ही पुट करेंगे। पता चला सारे आंसर की आप गड़बड़ करते हैं, है ना। तो पीसी आपको दिया हुआ है 600, 1 + 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 792 वॉट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पी टोटल जो है वो कैरियर पावर से ज्यादा ही आएगी। अगर वो कम आ जाती है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखकर चलना है बेटा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एम वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। यहां पर एक एम वेव है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है v = 5 ब्रैकेट में 1 + 0.6 cos 6280t sin 211 × 10⁴t वोल्ट्स। अब कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम वेव, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कंटेन इन द मॉड्यूलेटेड वेव एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड क्या है वो भी यहां पर पूछा गया है। इज दैट क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है जो दिया हुआ है वो लिखना सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे VT आपको दिया हुआ है 5, 1 + 0.6 cos 6280t और ये 0t है ना, sin 211 × 10⁴t। ठीक है, अब हमें पता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, तो जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ बेटा उसी फॉर्म में आप लिखेंगे AC 1 + यहाँ होता है बेटा μ cos 2π fmt और इधर होता है बेटा sin 2π fct। अब कंपेयर करेंगे दोनों को तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले AC मिल जाएगा 5, फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल जाएगा μ 0.6, फिर आपको मिल जाएगा FM, ये मिलेगा बेटा 6280/2π, क्योंकि आपके पास 2π FM की जगह पर ये दिया हुआ है। तो आप कंपेयर करेंगे तो 2π FM = ये मिलेगा, तो FM = 6280/2π हो जाएगा। वहीं पर FC = क्या होगा, 211 × 10⁴/2π। इज दैट क्लियर। ये आपको मिल जाएगा। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो FM की वैल्यू आपको लगभग यहां पर देखने को मिलेगी 1000 हर्ट्ज। ठीक है, वहीं पर जब आप FC को कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 335,773 हर्ट्ज। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वो होता है बेटा A max = AC 1 + μ। म्यू के फॉर्म में आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो A max = AC 1 + μ होता है। AC की वैल्यू है आपके पास 5, 1 + μ की वैल्यू है 0.6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू गेट 8। तो
तो इसको आप वोल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, तो हम वोल्ट में लेकर चल लेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ बेटा, तो ए मिनिमम आपको पता है क्या हो जाएगा बेटा, ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस म्यू बेटा, ठीक है। ए सी की वैल्यू आपको पता है 5 है, 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.4। देन जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 2 वोल्ट, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 वोल्ट। तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया है, दोनों चीजें आपने बता दी, यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम वेव एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम वेव, जो मॉड्यूलेटेड वेव आपको मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में सबसे पहले आ जाएगा आपका अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, जो कि फॉर्मूला होता है FC प्लस FM, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो FC क्या है आपके पास 3357773, ठीक है, और FM क्या है आपके पास बेटा है 1000। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन इट बिकम्स 3367773 हर्ट्स। आप इसको किलो हर्ट्स में भी लिख सकते हैं, 336.773 किलो हर्ट्स, ठीक है। पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यानी कि अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाती है। वहीं पर बात करें हम लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, वो होगी बेटा FC माइनस FM। तो वो क्या हो जाएगी बेटा, 3357773 माइनस 1000 इज इक्वल टू, इट बिकम्स 3347773 हर्ट्स। यू कैन ऑल्सो राइट 334.773 किलो हर्ट्स। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाते हैं। वहीं पर इसके साथ साथ उसने पूछा है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड्स, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर साइड बैंड। तो वो क्या होता है फॉर्मूला बेटा, म्यू इंटू AC/2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.6, दी हुई है 0.6 इंटू AC की वैल्यू आपको दी हुई है 5 डिवाइडेड बाई 2, देन इट बिकम्स आपका 1.5 वोल्ट। सेम एज इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड भी यही होता है, दैट मीन्स फॉर्मूला म्यू AC/2। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड मिल जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया अपर साइड बैंड कंपोनेंट और लोअर साइड बैंड कंपोनेंट दोनों का। इज दैट क्लियर? आई होप सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी वो सारी चीजें आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में अगर मैं और यहाँ पर लिखूँ तो FC भी आप लिखकर दिखा सकते हैं, जो हमने पीछे लिखा हुआ है 3357773 हर्ट्स, है ना। और FM भी आपका है क्या है बेटा 1000 हर्ट्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक साथ में ये भी लिखकर दिखा सकते हैं। तो यही चीजें आपसे पूछी गई थी, दोनों पार्ट्स में जो जो चीजें आपसे पूछी गई थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल में नहीं आएगी अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस सारे न्यूमेरिकल आपके होने हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सेकेंड, यहीं पर ओवरलैप हो गया है शायद। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। ये शायद इसके लिए मैंने एक स्पेस स्लाइड नहीं छोड़ी थी फ्री, है ना। कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं इरेज। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर जो है PYQs के, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक सेकेंड बच्चों, ये देखिए अब हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा से हमने इसको साफ कर दिया, है ना। चलिए, अरे भाई हो जा पेन सेलेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए साइनोसोडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट्स is amplitude modulated by a sinusoidal voltage of frequency 5 kilohertz producing the 50% modulation। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ द लोअर एंड अपर साइड बैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह आप लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें दी हुई है गिवन दैट। तो आप लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि FC आपको दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज यानी कि 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड, है ना, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड यानी कि AC आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। साइनोसोडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज FM दे दिया है 5 किलोहर्ट्ज। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है तो जो लो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 50% यानी कि 0.5,
ये आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया। बस सबसे पहले आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसीज। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है fc प्लस fm बेटा, और fc आपको दिया हुआ है बेटा 10⁻6 प्लस fm दिया हुआ है 5 × 10⁻3। जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं देन यू गेट 1005000 हर्ट्ज। यू कैन ऑल्सो राइट 1005 किलो हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। वहीं पर जब हम बात करें दूसरे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की, लोअर साइड बैंड की, तो fc माइनस fm आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स 10⁻6 माइनस 5 × 10⁻3। आप कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। देन 995,000 हर्ट्ज आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं 995 किलो हर्ट्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो थे या फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें एम्पलीट्यूड भी बताना है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का। आपको पता है एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर तो वो दोनों के लिए इक्वल ही होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बैंड बोल लीजिए या एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर साइड बैंड बोल लीजिए। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, म्यू AC/2। म्यू की वैल्यू 0.5 है, AC की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ये 50 × 0.5 दैट मीन्स 25 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 2024-25 के पहले सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे जो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज्यूमिंग मैसेज एंड कैरियर वेव एज साइनोसोडल वेव। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप शुरुआत से वन शॉट वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं होगी, और आपको इस वीडियो से ये भी पता चल गया होगा बेटा कि किस तरीके से सेम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आपका रिपीट भी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024-25 के पहले सेमेस्टर में पूछा गया है और इससे पहले भी सेम लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप अगर पहले से वन शॉट वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस डेरिवेशन को खुद से करिए। आपको पता भी चल जाएगा कि वीडियो देखते देखते कितना हम सीखे हैं, कहां पर अभी भी मिस्टेक हो रही है, ताकि आप यहीं पर उसको सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप तैयार कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में। पहले से अगर स्लाइड में बने हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। एंड आगे डिस्क्राइब द इवोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द 5th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क। और ये क्वेश्चन 23-24 के सेकंड सेमेस्टर में नहीं, 24-25 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, इसको आपको खुद से तैयार करना है, सेकंड पार्ट जो है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नीड है तो आप मुझे बता देना, इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। कहीं पर भी कोई समस्या अगर आपको आती है बेटा तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सेपरेट वीडियो की हेल्प से मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस वन शॉट वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोगों ने जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से, नीट एंड क्लियर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्लियरिफिकेशन आपको नहीं हुआ है तो आप बेहिचक बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहां पर कमी रह गई है। अगर आपके कोई सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, किसी भी टॉपिक से लेकर, किसी भी वीडियो से लेकर, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम हर वीडियो में प्रयास करते हैं कि कुछ बेहतर आप लोगों के लिए कर सकें। ऑलरेडी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा हम पढ़ाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है 5 यूनिट। चाहे आप वन शॉट की फॉर्म में बात कर लीजिए, चाहे आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ से बात कर लीजिए, चाहे आप टॉपिक वाइज बात कर लीजिए, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक कमी थी, वो थी PYQs के वन शॉट की, तो वो अब हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। जो 5 क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं उनके सबके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, डेरिवेटिव हो या न्यूमेरिकल हो, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वन शॉट वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी कि आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के रिपीट होने के भी, सेम लैंग्वेज के साथ, सेम वैल्यूज के साथ। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं,
क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। समय जो कम है ये भी हमारे लिए बहुत है, अगर हम ईमानदारी से तैयारी करें, मेहनत करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होती रहें और आप सभी तक वीडियो को पहुंचाएं। उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे अपनी एक तैयारी को मजबूत आधार प्रदान कर सके, ताकि एग्जाम हॉल में बैठते हुए उनको ये ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हमें सब कुछ आता है और हम बहुत बेहतर आज करके जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो विश्वास है ये हमें और कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इसी तरीके से अपना विश्वास बनाए रखें और इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।